कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, आज क्लास 11th की वीडियो नंबर 13 लेकर आया हूँ। हम अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व को समझा था। इंडिफरेंस कर्व क्या है, आज हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब जो इंडिफरेंस कर्व जितनी भी होंगी वो हमेशा अपने ओरिजिन के कॉन्वेक्स होंगी। ऐसा क्यों होता है कि इंडिफरेंस कर्व अपने ओरिजिन के कॉन्वेक्स होती है? देखो बेटा, ये होती है जैसे मैं बताऊं तो ये कर्व तो होगी कॉन्वेक्स, ये हो जाती है कॉनकेव और ये हो जाती है स्ट्रेट लाइन। तो हमारी जो इंडिफरेंस कर्व कभी भी कॉनकेव नहीं होगी, ना ही स्ट्रेट लाइन होगी, ये होगी हमेशा कॉन्वेक्स। अब ऐसा क्यों होता है कि हमारी कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होती है? तो ये बताया मैंने कि एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्लाइन डिमिनिशिंग एमआरएस। एमआरएस मैंने कल आपको समझाया था। एमआरएस एक रेट है जिस रेट से हम एक गुड्स को गेन करने के लिए अदर गुड्स का सेक्रीफाइस करते हैं। तो मैंने बताया था कि वो डिक्लाइन होता है हमेशा, कि एमआरएस के डिक्लाइन होने की वजह से ही हमारी कर्व क्या हो जाती है बेटा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब बताती है कि डिक्लाइन क्यों होता है एमआरएस। तो एमआरएस डिक्लाइन होता है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया था। उस लॉ की वजह से हमारी कर्व हमेशा हमारा एमआरएस हमेशा क्या होता है, डिक्लाइन होता है। अब बताती है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर बार कम होता जाएगा। इस लॉ की वजह से हमारी हमेशा एमआरएस क्या करता है बेटा, डिक्लाइन करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। यानी कि हमारे इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, इस तरह से, और तो इस तरह से नीचे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज क्योंकि हम लोग इंडिफरेंस कर्व में दो कम्युनिटीज का कंजम्पशन करते हैं और दोनों कम्युनिटीज के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। अब इन्वर्स रिलेशन कैसे है? जैसे कि अगर हम किसी एक कम्युनिटी का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी कम्युनिटी का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। इस रिलेशन की वजह से ही हमेशा हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप हो जाता है डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर हम एक कम्युनिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। अगर एक को बढ़ाया, दूसरे को कम किया, दूसरे को बढ़ाया, फिर कम किया, तो जब हम इन पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हैं तो हमारी कर्व बन जाती है डाउनवर्ड स्लोप में। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया था कि अगर हम अपने कंजम्पशन में एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना चाहेंगे, एप्पल का, तो हमें बनाना का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया आपका। इसी वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व स्लोप क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैंने कल आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में समझाया था, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में मैंने बताया था कि ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हम किसी कम्युनिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये हमारी सोच रहती है कि अगर हम किसी कम्युनिटी को ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा। इसी को बोलते हैं बेटा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और इसी मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से हमारी इंडिफरेंस कर्व जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी हायर होगी इंडिफरेंस कर्व, हमें उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसका डायग्राम हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए डायग्राम, ये IC1, ये IC2, ये IC3। मतलब जैसे जैसे हमने यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमें लगेगा हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल भी बढ़ रहा है। इसीलिए हमेशा कहते हैं हायर लेवल ऑफ IC shows हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसे बेटा हम इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? इंडिफरेंस मैप। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इंटरफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक ये मैंने IC1 बनाई है और एक IC2।
ये हमारी दो आईसी हैं, एक है IC1 और एक है IC2। आप देख सकते हैं ये IC2 है, ये नीचे वाली IC1 है। अब देखिए IC1 पे मैं बात करूँ तो 3 पॉइंट है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ठीक, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आपको डायग्राम में तो इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं, बट ये सिचुएशन कभी पॉसिबल हो नहीं सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकती वो देखिए। IC1 में बताया गया A पे जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना ही सेटिस्फेक्शन B पे मिलेगा, उतना ही सेटिस्फेक्शन C पे मिलेगा। ये इंडिफरेंस कर्व का ओरिजिन ऐसे ही हुआ है कि मतलब इस पॉइंट इंडिफरेंस कर्व के जितने पॉइंट्स हैं सभी पर हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जितना सेटिस्फेक्शन A पे मिल रहा है उतना ही B पे मिलेगा, उतना ही C पे मिलेगा। IC2 की बात करें, जितना सेटिस्फेक्शन हमें D पे मिलेगा उतना ही B पर, उतना ही E पर, यानी कि तीनों पर हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो B इज इक्वल टू B तो है, बट क्या A इज इक्वल टू D है? A इज नॉट इक्वल टू D और C इज नॉट इक्वल टू E। ये C पॉइंट है बेटा। तो इसका मतलब कभी भी सिचुएशन राइज होगी ही नहीं, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसके साथ ही इंडिफरेंस कर्व की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।